आसमान पर बादलों की दबीज तय चढ़ी हुई थी और हर तरफ गहरे अंधेरे का राज था। पुल से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर इमरान और जोसेफ दरिया के किनारे मौजूद घनी झाड़ियों में छुपे बैठे थे। उनके जिस्मों पर स्याह रंग के चुस्त लिबास मौजूद थे। इमरान ने अपनी पुश्त पर एक छोटा सा कैनवस का थैला बांधा हुआ था। मेरी बात गौर से सुनो जोसेफ, तुम यहीं रहोगे और मैं यहाँ दरिया में तैरता हुआ पुल के नीचे जाऊँगा और वहाँ डायनामाइट फिट करूँगा। इसके बाद मैं आगे निकल जाऊँगा ताकि पुल पर और उसके इर्द गिर्द मौजूद निगरान यही समझे कि दरिया में कोई चीज़ बहती हुई जा रही है। अगर मैं नहीं आता तो फिर यकीनन मैं उनकी नज़रों में आ जाऊँगा। दरिया के बहाव की तरफ आगे जाकर जब मैं दरिया से बाहर निकलूँगा तो ट्रंच फायर करूँगा। ट्रंच फायर देखते ही तुम इस मशीन का बटन दबा देना और फिर पुल की तबाही के बाद लोगों की नज़रों से बचकर वापस साराब के पास पहुँच जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। इमरान ने जोसेफ को समझाते हुए कहा, मगर बॉस, ऐसा नहीं हो सकता कि मशीन लेकर हम दोनों इकट्ठे जाएं और दूसरी तरफ जाकर मशीन का बटन दबा दें। जोसेफ ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, दूर होने की वजह से एक तो हम निगरानों की नज़रों में आ जाएंगे और दूसरी बात यह कि यह मशीन बेहद नाजुक है, पानी में ख़राब हो सकती है। इमरान ने जवाब दिया, मगर बॉस, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी वजह से तुम इशारा न दे सके, तो फिर तो मैं सारी रात यहाँ बैठा रह जाऊँगा। जोसेफ ने एक और एतराज़ करते हुए कहा, हाँ, ये बात वाकई ठीक है, न जाने कोई उफ्ताद ही पड़ जाए। अच्छा, ऐसा करना कि अगर मेरी तरफ से तुम्हें कोई इशारा ना मिले तो अब से ठीक 1 घंटे बाद बटन दबा देना, ओके? इमरान ने मजबूत लहजे में कहा और फिर उसने तेज़ी से दरिया में छलांग ला दी। दरिया पूरी तरह चढ़ा हुआ था, मगर इमरान भला ऐसे दरिया को कहाँ खातिर में लाता था। वो पानी के अंदर ही अंदर तैरता हुआ तेज़ी से पुल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। काफ़ी दूर जाकर उसने पानी से सर बाहर निकाला और एक तवील सांस लेकर दोबारा गोता लगा दिया। और फिर 5वीं बार जब उसने पानी से बाहर सर निकाला तो पुल बिल्कुल करीब आ चुका था। पुल और उसके आसपास का इलाका सर्च लाइट से पूरी तरह मुनव्वर था। हत्ता के पुल के नीचे भी सर्च लाइटें इस अंदाज में लगाई गई थीं कि पुल के नीचे पानी तह तक रोशन नज़र आ रहा था। खासा इंतज़ाम कर रखा है इन्होंने, इमरान ने दिल ही दिल में सोचा और एक बार फिर गोता लगा दिया। इस बार वो पानी के अंदर तेज़ी से तैरता हुआ पुल के दरमियानी सतून की तरफ बढ़ता चला गया। चंद ही लम्हों बाद इमरान पानी के उस हिस्से में आ गया जो सर्च लाइटों की वजह से रोशन था, मगर इमरान ने परवाह न की और तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। सतून के बिल्कुल करीब जाकर उसने सर बाहर निकाला और एक बार फिर गोता लगा दिया और अब वो सतून की बुनियाद की तरफ बढ़ा था। उसने बड़ी फुर्ती से कमर से बंधा हुआ थैला खोला और उसमें से डायनामाइट का पैकेट निकाल लिया। उस पैकेट के साथ एक मखसूस किस्म की टेप लगी हुई थी। इमरान ने फुर्ती से हाथ आगे बढ़ाया और डायनामाइट को सतून से चिपकाने लगा, मगर जैसे ही टेप सतून के साथ लगी, इमरान के हाथ को एक ज़बरदस्त झटका लगा और डायनामाइट का पैकेट उसके हाथ से निकलकर पानी में जा गिरा और तेज़ी से आगे बहने लगा। शफाफ पानी की वजह से पैकेट इमरान को नज़र आ रहा था। इमरान ने तेज़ी से गोता लगाया और फिर चंद ही लम्हों में उसने पैकेट दोबारा पकड़ लिया। वो समझ गया था कि सतूनों को इलेक्ट्रोग्राम किया गया है ताकि सतून के साथ कोई चीज़ ना लगाई जा सके। इमरान ने पैकेट पकड़ा और फिर मुड़कर वापस सतून की तरफ बढ़ने लगा। वो इलेक्ट्रोग्राम सिस्टम को अच्छी तरह समझता था, इसलिए वो मुतमईन था कि जल्द ही वो उसे नाकारा कर देगा। मगर अभी वो सतून के करीब पहुंचा था कि पुल के दोनों तरफ से उसे छपाके से सुनाई दिए और दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा क्योंकि दोनों ही तरफ से उसे 2-2 आदमी तेज़ी से अपनी तरफ बढ़ते दिखाई दिए। उनके हाथों में पानी में चलने वाले मखसूस रिवाल्वर मौजूद थे। इमरान ने बड़ी फुर्ती से जेब में हाथ डाला और दूसरे लम्हे उसने पूरी कुव्वत से हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा बम बहाव की तरफ से आने वालों की तरफ उछाल दिया। दूसरी तरफ से आने वाले अभी सतून की ओट में थे, इसलिए इमरान उनकी जद से बचा हुआ था। उसके हाथ से निकला हुआ छोटा सा बम एक लम्हे में फट गया और दोनों अफराद के परखच्चे उड़ गए। इमरान फुर्ती से मुड़ा और उसने दूसरा बम उधर उछाल दिया जिधर बाकी 2 अफराद मौजूद थे। एक और धमाका हुआ और वो दोनों भी पानी में ही लोटपोट हो गए। इमरान की बेपनाह चुस्ती काम आ गई थी। दोनों ही तरफ से उस पर फायर न किया गया था, शायद वो उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे। इमरान ने बड़ी फुर्ती से थैले में से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और फिर हाथ बढ़ाकर उसने डिब्बे का सिरा सतून से लगा दिया। दूसरे लम्हे एक ज़बरदस्त छपाका सा हुआ जैसे बिजली कौंधी हो और उसी लम्हे इमरान ने दूसरे हाथ में पकड़े हुए डायनामाइट की टेप तेज़ी से सतून से चिपका दी। इस बार उसके हाथ को झटका ना लगा। डायनामाइट सतून से लगाकर वो तेज़ी से मुड़ा और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा।
पुल खासा चौड़ा था, इसलिए इमरान अभी पुल के नीचे ही था कि उसने दूर पानी में साए लहराते देखे और इमरान यकदम ठिठक गया। वो समझ गया था कि पुल के ऊपर मुसल्लह लोग मौजूद हैं और जैसे ही इमरान उनके सामने होगा वो उस पर गोलियों की बौछार कर देंगे, क्योंकि पुल के नीचे लगी हुई सर्च लाइटों की रोशनी ने पानी को दूर दूर तक रोशन कर रखा था। इमरान तेज़ी से वापस मुड़ा और फिर उसने पुल के नीचे ही नीचे तैरते हुए तेज़ी से दूसरे सतून की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। दूसरे सतून के करीब पहुंचने से पहले इमरान एक लम्हे के लिए रुका और फिर उसने जेब में हाथ डाला और दूसरे लम्हे जब उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में एक रिवाल्वर मौजूद था। इमरान ने फुर्ती से रिवाल्वर का रुख सर्च लाइटों की तरफ किया और फिर वो पे दर पे ट्रैगर दबाता चला गया। 3 ज़बरदस्त धमाकों के बाद सर्च लाइटें बुझ गईं। अब उन दोनों सतूनों के दरमियान गहरा अंधेरा छा गया था, मगर उसी लम्हे पुल के दोनों ही तरफ से जैसे गोलियों की बारिश शुरू हो गई। वो दोनों सतूनों के दरमियान 1-1 इंच पर स्टेन गन्नों की गोलियां बरसा रहे थे। इमरान तेज़ी से दूसरे सतून की तरफ आया और फिर उसने फुर्ती से जेब से वही डिब्बा दोबारा निकाला और दूसरे लम्हे सतून के साथ बिजली का कोंदा सा लपका। इमरान ने डिब्बा जेब में डाला और फिर उसने उछलकर सतून के गिर्द दोनों हाथ लपेट दिए। गोलियां अभी तक चलाई जा रही थीं, मगर इमरान उनसे बेनियाज तेज़ी से सतून के ऊपर चढ़ता चला जा रहा था। अब इसके सिवा और कोई रास्ता न था कि वो पुल के सतूनों के ऊपर लगे हुए जंगले में होता हुआ सड़क की तरफ बढ़े। इतने में वहाँ ऐसी सर्च लाइटें लगा दी गई थीं जो बुलेट प्रूफ थीं और उनकी वजह से दोबारा पानी रोशन हो चुका था। इमरान जल्दी ही पुल के निचले जंगले में पहुंच गया। दूसरे लम्हे उसकी नज़रें बेख्तियार हाथ में बंधी हुई घड़ी पर पड़ गईं। जोसेफ से जुदा हुए उसे 50 मिनट हो चुके थे। इसका मतलब था कि उसके पास सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। 10 मिनट बाद जोसेफ ने बटन दबा देना था और इसके साथ ही इंतहाई ताकतवर डायनामाइट फट जाता और पूरे पुल के पर खच्चे उड़ जाते। मगर पुल की लंबाई बेहद तवील थी और इमरान जितनी भी कोशिश करता सिर्फ 10 मिनट में वो पुल के किनारे तक पहुंच ना सकता था। और फिर जाहिर है कि आहनी पुल के मलबे में उसकी लाश के टुकड़े भी दस्तयाब ना हो सकते थे। इमरान ने इस तरारी में सर को झटका और फिर पुल का जंगला दोनों हाथों से पकड़कर वो उससे लटक गया और फिर तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ने लगा। वो एक हाथ से जंगले को पकड़ता और दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर जंगले को पकड़ लेता और फिर पिछला हाथ बढ़ाकर उससे आगे। मगर जाहिर है कि इस तरह लटके लटके आगे बढ़ने की रफ्तार बेहद सुस्त थी और इमरान को यकीन था कि अगले सतून तक पहुंचने से पहले पहले 10 मिनट गुजर जाएंगे। उसी लम्हे उसे पानी में छपाके से महसूस हुए और वह वहीं रुक गया। उसने अपने जिस्म को सुकेड़ा और अब वो पेट के बल जंगले के आहनी राड पर लेट गया। उसकी तेज़ नज़रों के सामने पुल का वो सतून था जिससे डायनामाइट चिपका हुआ था। उसने देखा कि 4 गोताखोर इंतहाई तेज़ी से उस सतून की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं और इमरान समझ गया कि वो डायनामाइट अलहदा करने के लिए आए हैं। इमरान ने तेज़ी से जेब से रिवाल्वर निकाला और फिर उसने पे दर पे ट्रैगर दबा दिया। वो चारों पानी में ही लोटपोट हो गए। इमरान के बेख्तियार निशाने ने उन्हें लाशों में तब्दील कर दिया था और वो पानी में तैरते हुए बहाव के रुख बढ़ते चले गए। इमरान ने वक्ती तौर पर डायनामाइट को तो बचा लिया था, मगर जाहिर है कि अब उसके पास सिर्फ 6 मिनट बाकी रह गए थे और इन 6 मिनटों में वो पुल से दूर ना जा सकता था। उसे मालूम था कि पुल के ऊपर दोनों तरफ मुसल्लह फौजी मौजूद हैं। जैसे ही वो पुल के नीचे से निकला उस पर गोलियों की बारिश कर दी जाएगी और मौत यकीनी थी। इधर वक्त इंतहाई तेज़ी से गुजरता चला जा रहा था। डायनामाइट फटने के बाद भी उसकी मौत नागुज़ीर थी। वो बुरी तरह फंस गया था। मौत बहरहाल हर तरफ से यकीनी थी, एक सूरत में पुल के पर खच्चे उड़ने से और दूसरी सूरत में गोलियों का शिकार होकर। घड़ी की सुई तेज़ी से चक्कर पर चक्कर पूरे किए चली जा रही थी और अब सिर्फ 3 मिनट बाकी रह गए थे। उसी लम्हे पुल पर से 4 और गोताखोर नीचे कूदे, मगर इमरान के रिवाल्वर ने उन्हें भी शिकार कर लिया। अब सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए थे। हर तरफ गंभीर खामोशी तारी थी और अब इमरान ज़हनी तौर पर मरने के लिए तैयार हो गया। बहरहाल उसे इत्मीनान था कि वो अपना मिशन मुकम्मल करके ही मरेगा। उसे शायद यह तवक्को नहीं थी कि पुल की हिफाजत के लिए इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया होगा, वरना जाहिर है कि वो कोई और प्लान बनाता। मगर अब क्या हो सकता था। वो मौत के पंजे में बुरी तरह फंस गया था। उसकी नज़रें घड़ी पर जमी हुई थीं। सेकंड की सुई तेज़ी से 12 के हिंसे की तरफ बढ़ी चली जा रही थी और इमरान चाहने के बावजूद उसे रोक ना सकता था। कैप्टन शकील कार उड़ाए लिए जा रहा था। अभी तक किसी ने कोई बात ना की थी और कार में अजीब सी खामोशी तारी थी। मेरा ख्याल है कि हमें इस कार से जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके छुटकारा पा लेना चाहिए।
जूलिया ने अचानक खामोशी तोड़ते हुए कहा। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक कस्बा है जहाँ से हमें तल अबीब के लिए ट्रेन मिल सकती है। सफदर ने कहा। हाँ, ये ठीक है। सड़क के निस्बत ट्रेन का सफ़र महफूज रहेगा, कैप्टन शकील ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें कस्बे के आसार नजर आने लगे। कैप्टन शकील ने कस्बे की आबादी शुरू होते ही कार को एक तंग सी गली में मोड़ा और फिर उसे रोकते हुए नीचे उतराया। सफदर और जूलिया ने भी नीचे उतरने में देर न लगाई। आओ निकल चलें, किसी भी लम्हे यह सरकारी कार चेक हो सकती है, सफदर ने कदे उचकाते हुए कहा। वह तीनों गली में से निकलकर दोबारा सड़क पर आ गए। सफदर ने करीब गुजरते हुए एक अरब से रेलवे स्टेशन का पता पूछा और फिर मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वह एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। इंक्वायरी से मालूम करने पर पता चला कि तल अबीब जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी तकरीबन आधे घंटे तक पहुंचने वाली है। सफदर ने तल अबीब के 3 टिकट लिए और फिर वो तीनों टहलते हुए स्टेशन पर वक्त गुजारने लगे। स्टेशन पर मुसाफिर ना होने के बराबर थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिरों की तादाद बढ़ती चली गई और फिर जिस वक्त गाड़ी आई तो स्टेशन पर अच्छा खासा हजूम हो चुका था। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में दाखिल होकर उन्होंने 3 सीटों वाले एक कुप्पे पर कब्जा जमा लिया और फिर कुप्पे का दरवाज़ा बंद करके सफदर और कैप्टन शकील खिड़कियों के साथ जमकर बैठ गए, जबकि जूलिया गुसल खाने में चली गई। गाड़ी से उतरने वाले मुसाफिर तेज़ी से गायब होते जा रहे थे और फिर गाड़ी चलने की विसल बजी कि उसी वक्त दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई थी और स्टेशन के गेट से 3 मुसल्ला आदमी गाड़ी की तरफ लपके। उन्होंने GP5 की मखसूस वर्दियाँ पहनी हुई थी और उनके कांधों से मशीन गन्नें लटकी हुई थी। एक कवि हैकल नौजवान आगे आगे था। वो तीर की तरह गार्ड की तरफ बढ़ा और फिर चंद लम्हे गुफ्तगू करने के बाद उसने अपने साथियों को गाड़ी में सवार होने का इशारा किया और ख़ुद भी तेज़ी से गाड़ी में सवार हो गया। गाड़ी अब आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगी थी। हमें चेक कर लिया गया है, सफदर ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। हाँ, मुझे भी यही महसूस होता है। अब वो सारी ट्रेन को चेक करेंगे और यकीनन हम चूहों की तरह पकड़े जाएंगे, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। एक सूरत हो सकती है कि हम अपने हुलिये तब्दील कर लें, सफदर ने कुछ सोचते हुए कहा। हो सकता है कि हुलियों की तफसील की बजाय उन्हें कपड़ों की तफसील का इल्म हो और दूसरे कपड़े हमारे पास नहीं हैं, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। फिर अब क्या किया जाए, सफदर ने कहा। उसी लम्हे जूलिया गुसल खाने से बाहर आ गई और जब उसे उलझन का इल्म हुआ तो उसकी पेशानी पर भी शिकनें फैल गई। यूँ करें कि हम तीनों एक जगह इकट्ठे होने की बजाय गाड़ी में फैल जाएं, इस तरह शायद वो हमें चेक न कर सके, जूलिया ने तजवीज़ पेश की। ओह, ये ठीक है, जूलिया तुम यहीं रहो, हम दूसरे कूपों में चले जाते हैं, सफदर ने उठते हुए कहा और फिर वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। कैप्टन शकील ने भी उसकी पैरवी की। बाहर एक तवील मगर तंग सी राहदारी थी जिसमें कूपों के दरवाजे थे। तकरीबन तमाम कूपे भरे हुए थे। अभी उन्होंने चंद ही कूपे चेक किए थे कि राहदारी के आखिर में मौजूद दरवाज़ा एक झटके से खुला और GP5 के वही मुसल्ला अफराद एक हितार की सूरत में अंदर दाखिल हुए। सबसे आगे उनका वही इंचार्ज था जिसने गार्ड से गुफ्तगू की थी। सफदर उन्हें देखते ही यूं आगे बढ़ा जैसे वो किसी ज़रूरी काम की वजह से बाहर जा रहा हो। मिस्टर, अचानक इंचार्ज ने हाथ उठाकर उसे रोक लिया। कैप्टन शकील जो सफदर के पीछे था ने कन्नी कतरा कर निकलना चाहा, मगर उसी इंचार्ज ने हाथ उठाकर उसे भी रोक लिया। जी फरमाइए, सफदर और कैप्टन शकील ने बैक वक्त इंचार्ज से मुखातिब होकर कहा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, इंचार्ज ने गहरी नज़रों से उन दोनों को देखते हुए पूछा। हम किसी और कंपार्टमेंट में जगह ढूंढने जा रहे हैं, सफदर ने जवाब दिया। तो क्या इस कंपार्टमेंट में कोई कुप्पा खाली नहीं है, इंचार्ज ने हैरत भरे लहजे में पूछा। एक कुप्पा खाली है, मगर उस पर एक खातून ने कब्जा जमा रखा है और वो हमें अपने पास जगह देने के लिए तैयार नहीं है, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। ओह, अकेली औरत, ठीक है, हमारे साथ आओ, मैं उस खातून से खुद बात करता हूँ, इंचार्ज ने कदरे तंजिया लहजे में कहा। और अब सफदर और कैप्टन शकील के लिए इसके सिवा और कोई चारा बाकी न रहा था कि वो उनके आगे चलते हुए जूलिया के पास पहुंचे। उनके आसाब तन गए थे क्योंकि इंचार्ज के आखिरी जुमले से साफ जाहिर हो रहा था कि वो मशकूक हो गया है। चंद ही लम्हों बाद सफदर जूलिया के कूपे के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने हाथ उठाकर दस्तक दी। दूसरे लम्हे दरवाज़ा एक झटके से खुल गया। सामने जूलिया खड़ी थी। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमायां हुए, मगर दूसरे लम्हे उसने उनके पीछे खड़े हुए मुसल्ला सिपाही को देखकर अपने आप को संभाल लिया। क्या बात है, जूलिया ने बड़े रूखे लहजे में पूछा। खातून, हमें अंदर आने दें, वहीं बात करते हैं, इंचार्ज ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उसने तेजी से अपने सामने खड़े कैप्टन शकील को दोनों हाथों से धकेल दिया। कैप्टन शकील अचानक धक्का लगने से सफदर से टकराया और सफदर जूलिया को लिए कूपे में जा खड़ा हुआ। इंचार्ज ने अपना दबाव जारी रखा और फिर वो भी उनके साथ कूपे में दाखिल हो गया। उसके अंदर दाखिल होते ही
दो मुसल्लह सिपाही दरवाजे पर खड़े हो गए। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? कैप्टन शकील ने गुस्सीले लहजे में पलटकर इंचार्ज से मुखातिब होकर कहा। मकसद भी अभी पता चल जाता है। इंचार्ज ने फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। अपने हाथ उठा दो, खबरदार अगर कोई गलत हरकत की। इंचार्ज ने कड़कदार लहजे में कहा। यह ज्यादती है, तुम इस तरह शरीफ शहरियों को परेशान नहीं कर सकते। सफदर ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। मैं कह रहा हूँ हाथ उठा दो, और खातून तुम भी, वरना। इंचार्ज ने सर्द लहजे में कहा, और उसी लम्हे सफदर ने कैप्टन शकील की तरफ देखा और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ उठाने शुरू कर दिए। मगर अभी उनके हाथ आधे ही उठे थे कि अचानक कैप्टन शकील ने इंतहाई फुर्ती से इंचार्ज के रिवॉल्वर वाले हाथ पर जरब लगाई और तकरीबन उसी लम्हे सफदर ने उसे दूसरे बाजू से पकड़कर गुसल खाने के दरवाजे की तरफ घसीट लिया। जूलिया दरवाजे के करीब खड़ी थी। उसने फुर्ती से लात मारी और कुप्पे का दरवाज़ा बंद हो गया। जूलिया ने इंतहाई फुर्ती से चटकनी लगा दी। ये सब कुछ बस पलक झपकने में हो गया और इससे पहले कि इंचार्ज के बाहर खड़े साथी कुछ समझते, दरवाज़ा बंद हो चुका था और इंचार्ज सफदर के ताकतवर हाथों में भंसा बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। दरवाज़ा खोलो। बाहर से तेज दस्तकों के साथ वहशत भरी आवाज़ सुनाई थी। अपने साथियों से कहो कि वो आराम से खड़े हो जाएं। यहाँ सब ठीक है। सफदर ने इंचार्ज की गर्दन पर बाजू का दबाव डालते हुए उसके कान में सरगोशी की। सब ठीक है, आराम से ठहरो। इंचार्ज ने बिंजे बिंजे लहजे में कहा और दरवाजे पर पड़ने वाली दस्तकें खामोश हो गई। सफदर इंचार्ज को घसीटता हुआ गुसलखाने में ले गया। तुम, इंचार्ज ने बिंचे बिंचे लहजे में कुछ कहना चाहा, मगर उसी लम्हे सफदर ने पूरी कुव्वत से बाजू को एक जबरदस्त झटका दिया और इंचार्ज की गर्दन की हड्डी एक हल्के से तड़ाके की आवाज निकालकर टूट गई और उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। जिस्म भी ढीला हो गया। सफदर ने बड़ी फुर्ती से इंचार्ज की वर्दी उतारी और फिर उसे अपने कपड़ों पर ही पहन लिया। कपड़े उसके जिस्म पर फिट थे। उसने इंचार्ज का कदोकामत देखकर ही ये फैसला किया था। वर्दी पहनकर उसने टोपी पहनी और उसका बालाई सिरा आंखों तक झुका लिया। तुम, कैप्टन शकील ने उसे गुसलखाने के दरवाजे से निकलते देखकर कुछ कहना चाहा, मगर सफदर ने मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश कर दिया और फिर आंख के इशारे से उन्हें खबरदार कर दिया। दूसरे लम्हे सफदर ने एक झटके से दरवाज़ा खोला और तेजी से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने अपना रुख तेजी से दाएं तरफ मोड़ लिया था, क्योंकि उसके तीनों साथी दरवाजे के बाएं तरफ खड़े थे। आओ मेरे पीछे, ये लोग सही हैं, सफदर ने इंचार्ज के लहजे में कहा और फिर इंचार्ज की तरह कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। मगर आपकी मशीन गन। अभी उसने 2 कदम ही उठाए थे कि उसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी और सफदर ठिठक गया। जल्दी में वो इंचार्ज की मशीन गन उठाना भूल गया था। अब फैसला कुन घड़ी आ पहुंची थी, इसलिए उसने फुर्ती से जेब में हाथ डाला और फिर तेजी से मुड़ गया। दूसरे लम्हे उसके रिवॉल्वर ने शोले उगले और 2 सिपाही सीनों पर हाथ रखकर राहदारी में ही ढेर हो गए, जबकि तीसरे ने बड़ी फुर्ती से मशीन गन कांधे से उतारनी चाहिए, मगर सफदर ने एक और फायर किया और तीसरा भी नीचे आ गिरा। सफदर लाशें फलांगता हुआ कुप्पे की तरफ बढ़ा, मगर उसके वहां पहुंचने से पहले ही कैप्टन शकील और जूलिया दरवाजे में आ गए। फायरिंग की आवाज़ ने उन्हें बाहर खींच लिया था। मेरे पीछे आओ जल्दी, सफदर ने कहा। उसी लम्हे बाकी कुप्पों के दरवाजे भी यके बाद दीगरे खुलने लगे, मगर इतनी देर में वो तीनों राहदारी के इख्तिताम पर बने हुए दरवाजे पर पहुंच गए थे। सफदर आगे आगे था। उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला और फिर वो दूसरे डिब्बे में दाखिल हो गया। कैप्टन शकील और जूलिया भी उसके पीछे थे। अब हमारा बचना महाल है, जूलिया ने बड़बड़ाते हुए कहा, मगर वो तेजी से राहदारी में दौड़ते चले गए। और फिर जब उन्होंने दूसरे डिब्बे की राहदारी का इख्तितामी दरवाज़ा खोला तो ये देखकर ठिठक गए कि ये पहला डिब्बा था, इससे आगे इंजन था। आओ मेरे पीछे, सफदर ने एक लम्हे के बाद फैसला कुन लहजे में कहा और तेजी से छलांग लगाकर वो डीजल इंजन की साइड पर पहुंच गया। ट्रेन खासी तेज़ रफ्तारी से जा रही थी, इसलिए उसके जिस्म को ज़बरदस्त झटका लगा, मगर सफदर ने एक हैंडल को थाम लिया। आगे हैंडल इंजन तक चले गए थे। शायद यह सफ़र के दौरान चेकिंग के लिए बनाए गए थे। सफदर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। कैप्टन शकील और जूलिया ने भी उसकी पैरवी की। हवा का ज़बरदस्त दबाव उनके पैर उखाड़ रहा था, मगर वो जाहिर है आम आदमी जैसे तो न थे, इसलिए वह आसानी से हैंडलों को पकड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। सुनो, मैं इंजन में जाकर गाड़ी रुकवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही गाड़ी की स्पीड कम हो तुम लोग नीचे उतर जाना, सफदर ने करीब मौजूद कैप्टन शकील से कहा और हवा के शोर की वजह से उसकी आवाज़ खासी बुलंद थी। और फिर सफदर तेजी से आगे बढ़कर इंजन के दरवाजे पर पहुंच गया। हेलो, दरवाज़ा खोलो, GP5, सफदर ने चीखकर खिड़की में से सारे लाते हुए कहा। इंजन ड्राइवर ने चौंक कर सफदर की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में हैरत के आसार नजर आए, मगर दूसरे लम्हे उसे GP5 का ख्याल आया और उसने फुर्ती से दरवाज़ा खोल दिया और सफदर उचक कर अंदर दाखिल हो गया। इंजन के अंदर ड्राइवर के साथ एक असिस्टेंट मौजूद था।
वो दोनों हैरत से सफदर की तरफ देख रहे थे। दूसरे लम्हे सफदर ने अपना इरादा बदल दिया। उसने फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाला और फिर इससे पहले कि ड्राइवर और उसका असिस्टेंट कुछ समझते, सफदर के रिवॉल्वर से शोले निकले और गोलियां उन दोनों को चाट गई और वो दोनों वहीं ढेर हो गए। चंद लम्हों तक तड़पने के बाद जब वो बेहिस हरकत हो गए तो सफदर ने दरवाज़ा खोला और फिर सर बाहर निकालकर चीख कर कैप्टन शकील और जूलिया को अंदर आने के लिए कहा और फिर कैप्टन शकील और जूलिया इंजन में पहुंच गए। सफदर ने इस दौरान ड्राइवर और उसके असिस्टेंट की लाशें उठाकर चलती हुई गाड़ी से बाहर फेंक दी। फिर उसने GP5 की वर्दी उतारी और उसे भी बाहर फेंक दिया। ऑटोमेटिक इंजन इंतहाई तेज रफ्तारी से चलता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। मैं स्पीड कम करता हूँ, तुम लोग नीचे उतर जाना, सफदर ने इंजन के ऑपरेशन बोर्ड की तरफ बढ़ते हुए कहा। मगर तुम? कैप्टन शकील ने चौंक कर पूछा। मैं भी स्पीड तेज करके नीचे आ जाऊंगा, सफदर ने जवाब दिया। नहीं, इस तरह गाड़ी तबाह हो जाएगी और हजारों अफराद मर जाएंगे, ये जुल्म है, जूलिया ने एहतजाज करते हुए कहा। मुजरिम इतने रहमदिल नहीं होते जूलिया, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत को नुकसान पहुंचाना है, इसलिए गाड़ी का ये हादसा हमारे मकसद को पूरा कर देगा, सफदर ने सर्द लहजे में कहा। नहीं सफदर, ये वाकई जुल्म होगा। हम इस मुल्क में मुजरिम ज़रूर हैं, मगर हज़ारों बेगुनाहों की हलाकत जुल्म होगी, कैप्टन शकील ने कंधे उचकाते हुए कहा। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा और फिर उसने रफ्तार कम करना शुरू कर दी। ऑपरेशन डायल पर मौजूद हदायत उसकी रहनुमाई कर रही थी। फिर जैसे ही गाड़ी की रफ्तार इतनी हल्की हो गई कि वह नीचे उतर सके, सफदर ने जूलिया और कैप्टन शकील को इशारा किया और वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर हैंडल को पकड़कर बाहर निकले और फिर उन्होंने यके बाद दीगरे नीचे छलांगे लगा दी। गाड़ी की रफ्तार में खासी कमी और फिर उनके छलांगे लगाने के माहिराना अंदाज की वजह से जैसे ही उनके पैर ज़मीन पर लगे वो चंद कदम आगे दौड़ते चले गए और फिर रुक गए। इतने में इंजन उनसे आगे बढ़ चुका था। कैप्टन शकील ने फुर्ती से जूलिया का बाजू थामा और फिर उन्होंने रेलवे लाइन के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छलांगे लगा दी ताकि डिब्बों की खिड़कियों से उन्हें कोई देख ना सके। इंजन अब उनसे खासा आगे जा चुका था और फिर गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तेज होती चली गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी उनके सामने से गुजरकर तेजी से आगे बढ़ गई और वह दोनों खड़े हो गए। सफदर, कैप्टन शकील ने चीख कर कहा। ठीक है, इधर आ जाओ। उनसे 20 फुट दूर सफदर की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगे। चंद लम्हों बाद ही वो सफदर के पास पहुंच गए। क्या हुआ? गाड़ी बगैर ड्राइवर के ही, कैप्टन शकील ने किसी खदशे की बिना पर पूछा। फिक्र मत करो, मैं इतना जालिम नहीं हूँ, मैंने ऑटोमेटिक कंट्रोल सेट कर दिया है। अगला स्टेशन कम से कम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर होगा और गाड़ी का इंजन 100 किलोमीटर से पहले ही बंद हो जाएगा। जाहिर है गाड़ी स्टेशन के करीब जाकर खुद ब खुद रुक जाएगी, इस तरह हादसा ना होगा। अगर मैं ऐसा ना करता तो गाड़ी यहाँ से कुछ ही दूर जाकर खड़ी हो जाती और फिर हम नजरों में आ सकते थे, सफदर ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया और उन दोनों ने भी सर हिला दिया। बाल बाल बचे हैं वरना, जूलिया ने कहा। हाँ, अब आओ, जल्दी से यहाँ से निकल चलें, सफदर ने कहा और फिर वो तकरीबन भागते हुए रेलवे लाइन की मुखालिफ सिमत में बढ़ने लगे। ये एक तवील और अरीज मैदान था जिसमें हर तरफ जंगली झाड़ियाँ मौजूद थी। तकरीबन 2 घंटे मुसलसल चलने के बाद उन्हें दूर से कुछ रोशनियां नजर आईं। शायद यह कोई छोटा सा गांव है, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है, जूलिया ने जवाब दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रोशनियों के करीब पहुंच गए। ये वाकई एक छोटा सा कस्बा था जिसके चंद मकानों में रोशनी हो रही थी और फिर उन्हें एक पक्के मकान के करीब एक कार खड़ी नजर आ गई। उस मकान में तारीकी छाई हुई थी। सफदर तेजी से कार की तरफ बढ़ा और फिर चंद लम्हों की कोशिश के बाद वो उसका दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। इसे धकेल कर दूर ले चलते हैं, अगर यहाँ स्टार्ट की तो हो सकता है कि कोई जाग पड़े, सफदर ने कहा। कैप्टन शकील और जूलिया ने कार को धकेला और फिर थोड़ी दूर जाकर सफदर ने तारों की मदद से कार का इंजन स्टार्ट किया और फिर कैप्टन शकील और जूलिया कार में सवार हो गए। चंद लम्हों बाद वो कार में सवार इंतहाई तेज रफ्तारी से सड़क पर पहुंचे और हाईवे पर आगे बढ़ते चले गए। ट्रेन हमें रास नहीं आई, सफदर ने हंसते हुए कहा। हाँ, हालांकि हमने सोचा था कि ट्रेन में हम महफूज रहेंगे, मगर, कैप्टन शकील ने हंसते हुए कहा। वैसे मुझे हैरत है कि इतनी जल्दी हमारा पता इन्होंने कैसे मालूम कर लिया, जूलिया ने कहा। खासे तेज लोग मालूम होते हैं, सफदर ने हंसते हुए कहा और दूसरे भी बेख्तियार हंस पड़े। अभी वो हाईवे पर तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर गए थे कि अचानक सामने से पुलिस की एक गाड़ी आती हुई नजर आई। उसकी छत पर सुरख लाइट तेजी से घूम रही थी। चंद ही लम्हों बाद गाड़ी उन्हें क्रॉस करती हुई गुजर गई, मगर चंद ही कदम आगे बढ़कर अचानक उसे ब्रेक लगे और इसके साथ ही वो तेजी से मुड़ी और दूसरे लम्हे उसका सायरन बुरी तरह चीखने लगा। इन्हें हम पर क्या शक हुआ है, सफदर ने उलझे हुए लहजे में कहा। खुदा मालूम,
बहरहाल देख लेते हैं, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। और फिर पुलिस गाड़ी ने उनके करीब आकर उन्हें रुकने का इशारा किया और सफ्दर ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। पुलिस की गाड़ी रुकी और फिर उसमें से 2 आदमी हाथों में रिवाल्वर लिए तेजी से बाहर निकले। उनमें से एक घूमकर कैप्टन शकील की तरफ मुड़ गया, जबकि दूसरा सीधा सफ्दर की तरफ आया। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सिपाही ने करीब आकर करख्त लहजे में पूछा। ज़कारिया से आ रहे हैं, सफ्दर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। सिपाही ने तेज नजरों से कार के अंदर देखा और फिर वो पीछे हट गया। ठीक है, आप जा सकते हैं, सिपाही ने कहा और फिर उसने अपने साथी को इशारा किया और वापस मुड़कर तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद पुलिस की गाड़ी मुड़ी और फिर उनके करीब से गुजरती हुई उनकी मुखालिफ सिमत बढ़ती चली गई। मेरा ख्याल है कि मामूल की चेकिंग होगी, सफ्दर ने तवील सांस लेते हुए कहा और कैप्टन शकील ने सर हिला दिया। सफ्दर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और फिर उन्होंने 20 किलोमीटर का फासला बड़े इत्मीनान से तय किया। मगर दूसरे लम्हे सफ्दर चौंक पड़ा, क्योंकि अचानक सड़क पर तेज रोशनी फैलती चली गई और उसी लम्हे उनके अकब में भी किसी कार की बत्तियां जल उठी। उनसे थोड़े फासले पर पुलिस की 2 गाड़ियां तिरछी होकर सड़क पर खड़ी थी और एक कार पर सर्च लाइट लगी हुई थी, जिसकी तेज रोशनी ने सड़क को रोशन कर दिया था। कारों के करीब 12 के करीब मुसल्लह सिपाही हाथों में रिवाल्वर संभाले चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। सफ्दर ने होंठ भींच लिए। बैक मिरर में उसे अपने पीछे भी पुलिस की गाड़ी आती दिखाई दे रही थी। क्या ख्याल है? सफ्दर ने करीब बैठे हुए कैप्टन शकील की तरफ देखते हुए कहा। हिम्मत करो, आगे अल्लाह मालिक है, कैप्टन शकील ने भी भिंचे हुए लहजे में कहा और सफ्दर ने इस बात में सर हिला दिया जैसे वो किसी नतीजे तक पहुंच गया हो।